रही थी कि ये जो दक्षिण अफ्रीका में जो हिंसा भड़की है वहां के पूर्व राष्ट्रपति के जेल जाने के बाद, और उसके बाद हिंसा इस कदर भड़क गई कि अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं, और इसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो दुकानें हैं उनको वेंडलाइज किया जा रहा है, शॉपिंग मॉल्स को निशाना बनाया जा रहा है। इनफैक्ट मैंने एक ईमेल पढ़ा जो शायद कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन कि एक एडिटर ने शेयर किया था और उसमें जो स्थिति दिखाई गई थी वो बहुत ही डरावनी डरावनी थी, कि जहाँ पे लोग घरों में दुबक के बैठे हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, और वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से। उनको ये भी नहीं पता कि वो किसको फोन करे, कहाँ जाए, क्योंकि एक दूसरा देश है, जबकि 14 लाख भारतीय वहां रहते हैं। बट तो लेकिन एक बात बहुत अजीब है गुलरेज की, इसकी चर्चा मीडिया में बिल्कुल नहीं हो रही है। यही हम अफगानिस्तान की इतनी चर्चा कर रहे हैं, हम अभी इजराइल में जो हो रहा था उसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं, करते होते हैं, बट जब साउथ अफ्रीका में अपने मूल निवासी को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी कोई चर्चा नहीं है, बस हल्की हल्की खबरें आ रही हैं बस। तो ये मैं तो पहले चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पे हमको बताएं कि ये पूरी घटना हुई क्यों, दूसरी चीज कि इसमें भारतीयों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद हम आएंगे दूसरे पहलू पे। देखो सुजाता, थोड़ा सा आप ये समझें कि ये क्यों हुआ। जो हमको ये दिख रहा है ना, कि जो हमको ऑन स्पॉट दिखता है वो तो ये दिखता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जैकब जुमा ने, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के, और जो उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन और ब्राइबरी वो सब इस प्रकार के चार्जेस हैं। तो उसकी वजह से जब उनको अरेस्ट किया गया कोर्ट के ऑर्डर पर, तो उनके जो समर्थक थे दे टर्न वायलेंट। लेकिन ये तो क्या है कि जब सुपरफिशियल आप लेयर देखते हो तो आपको दिखता है, लेकिन अंडर द लेयर जब आप चीजों को खोदोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट 3 डेकेड होने आए साउथ अफ्रीका को, जो जिसको कहते हैं कि जो नस्ल भेद की वहां पे नीति थी उससे निकलने को, एपर्थीड, तो नस्ल भेद से निकले को साउथ अफ्रीका को 3 दशक हो गए। लेकिन 3 दशक में ये चीजें बनती गई क्योंकि देयर वॉज इनकॉम्पिटेंस इन द गवर्नमेंट। अब आप बोल सकते हो कि ये न्यूज में क्यों नहीं आती है चीजें इस प्रकार की। साउथ अफ्रीका को हमेशा एक तरह से रेनबो नेशन बताया गया और न्यूज में हाईलाइट किया गया, क्योंकि दीज आर द थिंग्स व्हिच सेल, जो बिकता है ना मीडिया में, वो ये सब चीजें होती है। उसकी मार्केटिंग की गई मार्केटिंग, क्योंकि एक कंट्री जो एपार्थीड से बाहर निकली, जिसमें नेल्सन मंडेला और प्रथम राष्ट्रपति बने वहां पर, और फिर दिखाया गया कि एक तरह से सब चीजें चेंज हो रही है, एक सोशलिस्ट स्टेट बन गया बिल्कुल, और बिल्कुल पूरा टर्नओवर हो गया। और फिर वहां पर जो गाथाएं होती है उनकी फ्रीडम मूवमेंट की वो चलने लगी। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जो कि जैकब जुमा की पार्टी है, अभी जो क्या नाम है उनका, रेमसोफा, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, या पहले नेल्सन मंडेला जो हुआ करते थे, इनकी भी पार्टी है। उसने एक तरह से उसको अपनी गाथा को एक राग की तरह गाना शुरू किया। तो वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता मीडिया के लिए, और विशेषकर जो न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ या वॉशिंगटन पोस्ट जैसा मीडिया है उनके लिए पॉलिटिकली इनकरेक्ट था कि एक ऐसा नेशन जो अपार्थीड के रेजीम से बाहर निकला उसको फेल स्टेट बताया जाए। लेकिन आप उठाकर देखो ना, पिछले 20, 25, 30 साल में तो लगातार गिरावट आती गई, साउथ अफ्रीका में गिरावट आती गई। जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात होती थी वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी हुआ ही नहीं। उसके ऊपर ये जरूर हुआ कि उसके ऊपर एक गार्बेज डाल दिया गया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अपार्थीड का कल्चर था, वो पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा आज भी व्हाइट्स के पास है। लेकिन आप ये देखिए कि वट एवर इट वॉज, अपार्थीड वॉज रियली बैड थिंग, बिल्कुल गलत था। लेकिन एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड की तरह डेवलप हुई थी, वो क्यों गिरने हुई शुरू हुई। आप ये देखिए कि आर्म्स इंडस्ट्री में विशेषकर जो राइफल इंडस्ट्री थी, जो एंटी माइन वेपन हुआ करते थे, वो साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ गवर्नमेंट जो थी, उसकी वजह से वो सब भी आज खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आज आर्म्स रेस में कहीं भी साउथ अफ्रीका का नाम नहीं आता है। तो धीरे धीरे करके चीजें डिक्लाइन पे जा रही थी, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। और उसके बाद जिस प्रकार की जो पॉलिटिकल
गिमिक था, पॉलिटिकल रेटरिक था, और वोट को जीतने के लिए जैकब जुमा ने जो रेटरिक किया था कि बहुत करीब पहुंच गए थे वो उस लॉ को भी लाने में जिसमें फार्म लैंड्स गोरों के पास थी, वाइट्स के पास थी, उसका नेशनलाइजेशन करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो। तो जब ये आप इस प्रकार की बातें शुरू करते हो, आप बार बार कहते हो कि नहीं मोनोपोली जो है वो इकोनॉमी के ऊपर वाइट्स की है, इसको सहन नहीं किया जाएगा, जब टॉप रूलिंग एलिट इन दिस केस जैकब जुमा और उनके जो कंपेनियंस थे, पॉलिटिकल कंपेनियंस थे, उनकी जो पार्टी के सदस्य थे, ये टॉप रूलिंग एलिट ही थी वहां की, जब इस प्रकार के रेटरिक बार बार वोट जीतने के लिए करते थे कि ये इकोनॉमिक मोनोपोली ऑफ वाइट्स को सहन नहीं किया जाएगा। उनके दूसरे लीडर चाहे जैकब जुमा नहीं कहे, बरी देम अलाइव जैसी बातें करते थे। और फिर उसके बाद फ्ली का कल्चर हुआ था कि जो वाइट्स थे उनको लग रहा था कि कभी गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड किया तो जब वो लैंड लेने आएंगे तो बहुत भयानक हिंसा होगी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज नोन फॉर वायलेंस। तो वो सब हो रहा दिख रहा था होते हुए। अब इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। जब इकोनॉमी शैम्बल्स में होती है, जब लोगों को बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पाती, चाहे हेल्थ हो, चाहे फिर एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, जब क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसे करके धीरे धीरे आप अपनी कब्र खोदते जाते हो, समाज की कब्र खोदते हो, अंतोगत्वा उस कब्र के अंदर स्टेट गिर जाता है। आप देखिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पे ये तो बस न्यूज में आ रहा है कि मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया और वो जेल चले गए और इसलिए हिंसा बढ़ गई। इसके ये अंदर में जो आग थी वो बहुत देर से सुलग रही थी और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाहर न्यूज में नहीं आ रही। क्या आप ये कह रहे देखिए हैं? क्या नहीं, क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बाहर आते हुए भी एक बात कहते हैं ना कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती है बोलने के लिए, तो फिर वो मीडिया भी कई बार उसको सेल नहीं करता कि वो बिकती नहीं है, और फिर उसके ऊपर मीडिया के ऊपर भी प्रेशर आता है फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। आप ये देखिए कि इवन बिफोर द एरा ऑफ अपार्थीड वर ओवर, आई थिंक इट वाज 93 और 94, जब ये अपार्थीड का प्रॉब्लम खत्म हुई थी वहां पर, उसके पहले भी जो इंटर रेशियल राइट्स होते थे, वो कत्लेआम होता था, एक दूसरे को मारे जाते थे विद इन द ब्लैक कम्युनिटीज, चाहे जूलू के बीच में या दूसरों के बीच में, तो वो खूब होते थे। उसमें कहा जाता था कि ये व्हाइट्स करा रहे हैं ताकि ब्लैक्स का पावर पर कैप्चर नहीं हो जाए। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला जो थे ना, वो एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम लीडर थे, तो उनकी प्रेजेंस में वो चीजें कम हो गई थी, जो रेशियल डिफरेंशिएशंस थे वो सब चीजें कम हो गई थी। उसके बाद भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, नीचे नीचे जाती जा रही थी। वो क्राइम का ग्राफ आप उठा के देखो, देखिए साउथ अफ्रीका के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। आप गन शॉट फर्टिलिटीज की बात करो तो उसके पॉपुलेशन रेशो में दुनिया में नंबर 1 पे आता है साउथ अफ्रीका। अगर आप साउथ अफ्रीका पे एक कार में जा रहे हो मोटरवे पे, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी किसी की मदद करने भी रुकने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कार जैक कब हो जाए। कार जैक इज वेरी कॉमन इन साउथ अफ्रीका। अगर कोई लेडी तो जा रही है मोटरवे पे तो वो कभी सोच भी नहीं सकती कि वो रुकेगी, क्योंकि अगर रुकी तो हो सकता है, मेरा एक दोस्त थे, he is a white or he's basically an American who works with African countries for uh, people with disabilities with various NGOs. तो उसकी जो गर्लफ्रेंड वहां पर थी, नाउ दे हैव गॉट मैरिड एंड दे आर इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो मुझे बताता है, उसका हिज नेम इज जो। तो जो बोलता था मुझे कि व्हेन ही वाज इन इंडिया फॉर सम टाइम, तो वो मुझे कहता था कि आई एम वरीड फॉर माय गर्लफ्रेंड बिकॉज शी इज ट्रेवलिंग राइट नाउ। अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए और वो रुकती है गाड़ी है मोटरवे पे, तो शी विल बी लूटेड एंड शी विल बी रेप्ड एंड मे बी इवन किल्ड। तो ये स्थिति थी साउथ नहीं, ये अफ्रीका तो की मुझे पता इतने है दिनों में। गुरेज, क्योंकि आई हैव ट्रैवल्ड टू साउथ अफ्रीका यू नो उस समय यू नो सम 7 साल पहले। और मुझे पूरा 8 साल आई थिंक पहले तो आई हैड गिवन वाज गिवन अ फुल इंस्ट्रक्शन मुझे दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना नहीं, चाहे कोई भी आप मदद मांगने किसी को आए टक्कर मार कुछ के भी निकल हो जाओ, जाए। और वहाँ कुछ भी नहीं। बहुत स्थिति खराब थी, मतलब जबकि मैं जब गई थी तो मुझे लोग बोलते अरे जोहानिसबर्ग बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, इट्स वन ऑफ द इट इज द ब्यूटीफुल रेप प्लेस। कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इट इज हाँ, द रेप बट कैपिटल ऑफ द लेकिन वर्ल्ड। वहां पे जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। और आपको पता नहीं कि ये किसी ने बताया कि नहीं कि हर घर के पीछे एक अंडरग्राउंड एक बना बना होता था कि जस्ट इन केस अगर कोई हमला हो तो आप उस तो घर बंकर के में चले जाएं, अंदर हो जाओ। तो इतनी बंकर में खराब चले स्थिति जाएं। थी साउथ अफ्रीका में।
पता है देखो, एक आंकड़ा जो है ना वो सब चीजों को भारी पड़ जाएगा और सब चीजों को पिक्चर क्लियर कर देगा व्यूवर्स के लिए भी। साउथ अफ्रीका का जो सेक्सुअली रिलेटेड वायलेंस होती है, साउथ अफ्रीका टॉप्स इन द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट कम स्वीडन। स्वीडन दूसरे रीजन से आता है, क्योंकि स्वीडन कैसे रीजन से आता है पता है? कि जैसे वो दैट गाय विकीलीक्स, व्हाट वाज हिज नेम, जूलियस असेंज, उसके ऊपर भी रेप का केस लगा है। दो इट वाज अ कॉन्सेंट सेक्स बट ही डिडंट यूज कॉन्डोम, इसलिए उस पर आया था। देखिए साउथ अफ्रीका में लीगली ये है, जो लीगल टर्म पे बात करूं, जब तक के इफ द रेप इज नॉट वायलेंट दे डोंट इवन कंसीडर इट अंडर रेप। ये लीगलाइज्ड है। और उसके बावजूद भी जब तक वो वायलेंट नहीं हो, ब्रूटल नहीं हो, इंजरीज नहीं दिखे, तो उस पर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। उसके उपरांत भी वहां पर इतना ज्यादा क्राइम का रिकॉर्ड है सेक्सुअल वायलेंस का, तो आप समझिए कितना होता होगा जब हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सोचें। तो ये कब होता है? जब सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाती और नीचे जाती है। तो लगातार इकोनॉमी गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। और मेरा एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है देखिए इस फिर मुझे हिंसा में मैं आपको थोड़ा रोकती हूँ जगले। इस हिंसा में जो भी है, भारतीय मूल के जो लोग हैं मैं आ उनको रहा हूँ उस पर ही, नहीं मैं उसी पे निशाना आ रहा बनाया था, मैं जाए। उसी पे अच्छा। आने वाला था। हाँ और जी। ये जिस तरह से जो फिर ये वोकरी कह दो और तथा कथित सोशलिज्म कह दो, जब इसका ओवर होता है ना, तो फिर स्टेट अपने आप को बरी करना शुरू होता है। और मुझे, मैं एक चीज की बोल दो कि मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, भविष्यवक्ता हूँ भी नहीं, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है लोग उसको सेटिस्फाइड नहीं हो, कि साउथ अफ्रीका इज गोइंग द जिम्बाब्वे वे। क्योंकि जिम्बाब्वे एक समय पर बहुत रिच था, इट वाज नोन एज बास्केट ऑफ फूड बास्केट ऑफ अफ्रीका। लेकिन जिस तरह का सोशलिज्म वहां पर आया था और मुगाबे के टाइम पे, और फिर जो कुछ भी हुआ, लैंड सोशलाइजेशन और वाइट से छीनना, ये सब करके उन्होंने अपने आप को जमीन में गाड़ दिया। अब आप साउथ अफ्रीका को देखो, देखो साउथ अफ्रीका में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। और जो ये वायलेंस हो रही है ना, हम्म। हम ज्यादा कंसर्न इंडियंस के लिए हैं, लेकिन जितनी माइनॉरिटीज है उन सबके साथ वायलेंस भी हो रही है, आगजनी भी हो रही है। और जब वायलेंस होती है अफ्रीका में, तो उसके साथ रेप और ये सब चीजें कॉमन होती है अफ्रीकन कंट्रीज में। अब अ, अगर आप तादाद में देखो तो 79% से कुछ प्रतिशत ज्यादा जो है, 79 पॉइंट समथिंग परसेंट जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक्स की है। कलर्ड लोग लगभग लगभग 9 साढ़े 9% है। व्हाइट जो है वो भी 9 साढ़े 9% है। 2.5% इंडियन है। अब इस पे आप इकोनॉमिक लेवल लेडर्स को देखो तो टॉप पे इकोनॉमिक लेडर पे जो आता है वो व्हाइट आता है। उसके बाद आप हिंदुस्तानी को देखोगे तो ये टॉप लेडर्स हैं। और हम्म। अगर रेशियल चीजों को भी देखो, एक इतिहास उठाकर देखो, तो कहीं ना कहीं जो रेशियल डिस्कनेक्ट और आपस में था, उसमें वाइट्स और इंडियंस कंपैरेटिवली ज्यादा अपने आपस में मिलजुल जाते थे कंपेयर टू ब्लैक्स। तो एक वह भी इतिहास का कड़वा घूट है जो हिंदुस्तानियों के साथ, अब हिंदुस्तानियों के साथ दो चीजें एक साथ चल रही है, पैसे वाले भी हैं और वाइट्स वाइट्स का स्वभाव हमेशा उनके लिए ज्यादा मृदु रहा है कंपेयर टू जो अश्वेत हैं, काले हैं, उनके मुकाबले, क्योंकि ये उस हम्म। लेवल पे नहीं माने जाते थे। तो एक जो हम्म। हायरार्की थी उसका इतिहास भी है। अब जब एक ऐसी पार्टी आ जाती है और सत्ता में, जो हर चीज में रेस को लेकर आती हो, जो हर चीज में अपनी जितनी भी गलतियां हैं उसको पास्ट के ऊपर डालती हो, तो फिर एक रेशियल वॉर की तरह और गृह युद्ध की कगार पर पहुंच जाता है। तो साउथ अफ्रीका आज की तारीख में गृह युद्ध की कगार पर है। और जो जिसको कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप जो है, वो गुप्ता बंधु जो है, गुप्ता ब्रदर्स वहां पर जो काफी उनका काफी इन्फ्लुएंस प्रभाव था। प्रभावशाली थे। और हम्म। आपको याद होगा हम जब 2017 में वहां की अध्ययन करते थे चीजों का, तो वहां का जो डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको गुप्ता बंधु की वजह से ही फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर ला दिया गया। बहुत सारे जेकब जुमा, देखो जेकब जुमा हमेशा रेशियल पॉलिटिक्स खेलते थे अगेंस्ट ऑल नॉन ब्लैक्स, लेकिन अंदर से ही वॉज वेरी क्लोज एंड हैंड इन ग्लव विद गुप्ता ब्रदर्स। तो गुप्ता ब्रदर्स से इतनी करीबियत थी उनकी कि यहां तक कि कहा जाता था कि जो अपॉइंटमेंट होते थे जेकब जुमा के कैबिनेट में, उसमें गुप्ता ब्रदर्स का बहुत रोल होता था। फिर यह हुआ कि जब बहुत सारी लेयर्स ऑफ करप्शन मालूम पड़ी और इंटरपोल ने उनके लिए नोटिस निकाल दिया, दे फ्लैड टू दुबई। अभी दुबई में है वो लोग, और वहां की साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट उनको वापस से वहां पर लाने की प्रयास कर रही है कि प्रत्यार्पण हो जाए उनका। तो ऐसी जब स्थिति बनती है, तो
पूरी कम्युनिटी को स्केपगोट बनाया जाता है, ये बलि का बकरा बनाना। अब जब ये वोक्स आ जाते हैं सड़क पर, तो उनको पहले से ही उनके अंदर ये भावना डाल दी गई थी कि ओ, ये सब लोग जो हैं, चाहे वह वाइट्स हों या फिर इंडियंस हों, ये सब तो एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लैक्स का, ब्लैक्स के अधिकारों को मारते हैं, और ये अपने रिचेस को बढ़ाते जाते हैं, और तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे बच्चों के अधिकार को छीन रहे हैं। तो ये भावना जब युवा में डाल दी जाए वहां के, और साथ में फिर ऐसी खबरें आए कि ये गुप्ता ब्रदर्स की वजह से सब कुछ हुआ, और गुप्ता ब्रदर्स वहां पर सब चीजों को कंट्रोल करके बैठे हैं, तो एक माइनॉरिटी जो केवल 2.5% जनसंख्या की है, उस पर अटैक करना बहुत आसान होता है। वही उसी का शिकार हो रहे हैं। और आप ये देखिए ना कि रामफासा की जो गवर्नमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं, मैं बोलता हूँ, देखिए हो सकता है पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो, लेकिन मुझे हैंड ग्लो लगती है। यदि शुरुआत में ही जब ये नताल प्रोविंस है उनका, मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाना चाहूंगा व्यूवर्स को भी। देखो, जी। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजों को कि साउथ अफ्रीका की मेन सिटीज कौन सी आती हैं। पेट्रोलिया आती है, जोहान्सबर्ग आती है, डरबन आती है, केप टाउन आती है। अब ये वाला जो पोर्शन है जहां डरबन है, ये है क्वाजुलू नताल। और ये क्वाजुलू नताल जो है, ये प्रोविंस है, ये राज्य है जेकब जुमा का, और यहीं पर जेकब जुमा को इम्प्रिजन भी किया गया है। तो ये रॉयट्स की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, और जितनी भी बड़ी सिटीज है वहां कंसंट्रेशन है भारतीयों का और गोरों का। अब ये जो माइनॉरिटी, दोनों ही माइनॉरिटी बन जाते हैं, भारतीय भी, कलर्ड भी और गोरे भी, ये क्योंकि बिजनेस कम्युनिटीज हैं, ये बेसिकली अर्बनाइज्ड है, ये अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, और इनकी कॉलोनीज भी अच्छी होती है कंपेयर टू द स्लम्स ऑफ ब्लैक्स। ज्यादातर जो स्लम्स हैं वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये जब डरबन में फैला, फिर जोहानिसबर्ग में फैला, तो ये रॉयट्स जो था, ये सभी बड़े शहरों को एनगल्फ करने लगा। और अब स्थिति ये है कि एक सिविल वॉर की स्थिति में है। लेकिन आप ये देखिए, अगर रामफोसा की गवर्नमेंट इसमें राजनीति नहीं खेलती और शुरू से ही आर्मी भेज देती, तो चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। अब इन्होंने पुलिस की मदद के लिए आर्मी भेजी है, और जब अब भेजी है तो चीजें इतनी आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी हैं कि उसको ऑर्डर में लाना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो हैंड इन ग्लोव, क्योंकि वो जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जेकब जुमा का इम्प्रिजनमेंट था, उसका कहीं ना कहीं रेशियल चीजों को लाकर बीच में अपने वोट का आधार बढ़ाना भी इसमें हो सकता है एक लक्ष्य हो। क्योंकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टुवर्ड्स रेशियल साइड। जब भी इलेक्शन होता है वो नस्ल के आधार पर वोट मांगते हैं, बाद में चाहे जो भी करें, वो लोगों को प्रोवोक करते हैं। जो इस तरह के जो व्हाइट्स के लिए नारे दिए थे और इनके वर्कर्स लगाते थे, टॉप लीडरशिप नहीं लगाती, बरी देम अलाइव और इस टाइप की चीजें, ये क्या किस तरफ संकेत करती है? तो कोई भी साफ सुथरा नहीं है। गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट भी रहा है, वो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की। अब चीजें उनके हाथ से बाहर हो गई हैं और इंडियंस आर सफरिंग है। तो आप बीजेपी से आते हैं और ये पूछना आपसे लाजमी है कि सरकार इसके लिए कितनी क्या कदम उठा रही है, क्योंकि जयशंकर जी का एक ट्वीट है जहां पे उन्होंने बात किया है मैं वहां की निकाल के लाया हूँ, वो भी व्यूवर्स के लिए जी, करेक्ट तो करूँ। वहां से उन्होंने बोला है कि हाँ, वहां पे कोशिश की जा रही है, पर कोशिश करना और बचाने में थोड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि जबकि जो दुश्मन है वो आपके घरों में, घरों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जी, ये पढ़ा है। तो देखिए, अब डिप्लोमेटिक चैनल से तो डेफिनेटली बात हो रही है, राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन जब चीजें उस विकराल रूप को ले लेती हैं, केवल मैं वही बोल हम्म, रहा हूँ आपको कि केवल भारतीय ही नहीं, जितनी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो कलर्ड पीपल हो, चाहे व्हाइट्स हो, चाहे भारतीय हो, सबके ऊपर आगजनी भी हो रही है, हत्या की भी काम कोशिश चली जा रही है, और लूटा जा रहा है। तो अब जी नहीं, मैंने डेफिनेटली देखा बात, डॉक्टर्स ने ट्वीट किया है कि वो हॉस्पिटल्स में छुप के बैठे हैं, क्या क्योंकि करेंगे वहां से। जब सड़क पर अनकंट्रोल्ड क्राउड होगी और नंगे भूखों की क्राउड होगी? बोलना बुरा लगता है, देखो ये शब्द, कि नंगे भूखों को अगर लूटने का, वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब जो लोग जब स्थितियां खराब होती है किसी समाज की, तो लोग जेब से भी भूखे होते हैं, पेट से भी भूखे होते हैं, और शरीर से भी भूखे होते हैं। तो वो सब कुछ लूटने की कोशिश करते हैं। जब ऐसी क्राउड होगी तो इंडियंस आर बाइंग गन्स, क्या करेंगे वहां पे? जितना होगा वो, जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेफिनेटली टॉकिंग। अब जिनको आना है, डेफिनेटली वी विल, आवर एम्बेसीज विल ट्राई कि जो आना चाहते हैं उनको भारत ले आए, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट कर दें, ये हो सकता है।
लेकिन अगर वहां की सरकार को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनसे बात ही कर सकते हो डिप्लोमेटिक स्तर पर। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जिनको आना है उनको रेस्क्यू ऑपरेशन कर देंगे, कि यदि स्थिति कंट्रोल में नहीं आती 2-4 दिन के अंदर और भी, तो फिर गवर्नमेंट यही करेगी। यदि वो तो फुल फ्लैशेड गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, एक दूसरे की मारकाट की, सिविल वॉर की, तो फिर यही करना पड़ेगा सरकार, भारत सरकार को, कि रेस्क्यू ऑपरेशन करे, अपने देश ले आए उन लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े से लोग हैं, वो 12.5-13 लाख से ज्यादा लोग हैं वहां पर। 14 लाख। इसीलिए पहले बात तो जो डिप्लोमेटिक हो सकती है वही करनी होगी। देखो, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किए यमन में, क्योंकि यमन में मुट्ठी भर लोग थे, उनको लाना आसान हाँ था। इराक में हाँ, हमने लोग किया ये था। पूछ रहे हैं कि हमने सुषमा स्वराज के दौरान कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन फटाफट होता था, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नमेंट टाइम ले रही है। लोग, देखो 2-3 चीजें हैं। हमने कुवैत में किया रेस्क्यू ऑपरेशन, हमने इराक में जी किया, हमने यमन में किया, हमने अफगानिस्तान में भी किया था। जो हमारे कुछ लोग फंस जाते हैं उनका किया है टाइम टाइम पड़ने पर, लेकिन वहां मुट्ठी भर लोग थे। आप ये सोचिए। हम्म, दूसरी चीज, दूरी जो थी वो बहुत कम थी, 3-3.5 कम। 4 घंटे मैक्सिमम फ्लाइट डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। और आप समझिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है, इतने ज्यादा लोगों का करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, एयरफोर्स लगाई जा सकती है, शिप लगाए जा सकते हैं, नेवी को ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो डरबन या जोहान्सबर्ग ऐसी जगह पर रहते हैं, केप टाउन जो कि समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, तो हम उस जी वक्त पड़ने पर फिर इंडियन नेवी को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन हम्म, वो पहली तरीका नहीं होता। जब किसी कंट्री की सरकार से बात की जाती है, अगर चीजें लगता है कि खाना जंगी, जिसको उर्दू में कहते हैं सिविल वॉर, गृह युद्ध, यदि गृह युद्ध होता है तो फिर तो हम करेंगे। फिर नेवी को लगा के रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, एयरफोर्स और नेवी को लगाकर। लेकिन बट अभी वो स्थिति नहीं है। देखो गुलबीना देखो एक। सुजाता, ये लोग जो है ना, ये भी मत जी भूलो, ये 200-200 150-200 साल से वहीं पर जमे हुए हैं। ये हाँ। लोग वहीं पर, इनके घर हैं, इनके अपार्टमेंट्स हैं, इनके शॉपिंग मॉल्स हैं, तो इनको अपरूट करना। देखिए, जो लोग गल्फ जाते हैं वो बेसिकली लेबर का या फिर व्हाइट कॉलर का जॉब करने जाते हैं। यूजुअली उनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती। प्रॉपर्टीज तो गल्फ स्टेट से अब बेचना शुरू करी है, जैसे यूएई ने, सऊदी अरब ने या कतर ने। लेकिन उनका खुद का कुछ नहीं था वहां पर, तो छोड़ के आना आसान होता है कि अपना ज्वेलरी ले ली, अपना पैसा ले लिया और निकल लिए। लेकिन जी। यहाँ पर तो उसका सब कुछ है बेचारे का। तो इसीलिए सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इनको सुरक्षा देने की बात की जाती है। हम्म। अच्छा गुलरीत जी, एक और चीज थोड़ी अटपटी सी लगती है कि अगर भारत में एक माइनॉरिटी के बच्चे के साथ में कुछ होता है तो उसकी रिपोर्टिंग पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाती है। अगर कोरोना में लाशें दिखती हैं तो उसकी रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी जो आपने पहले बोला कि पॉलिटिकली सूटेड नहीं है, तो क्या ये टाइम आ गया है कि हम इन सब तरह के पब्लिकेशन, जिसको जो शायद एक तरह से, अगर जो लोग एनालिसिस एनालिसिस करते हैं उनको पता होता है कि ये फ्री प्रेस की जो बात की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर का एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है और एक एजेंडा के थ्रू एक वो पब्लिकेशन चलती है। तो क्या ये टाइम आ गया है कि हम अब न्यूयॉर्क टाइम और वॉशिंगटन पोस्ट से सच्चाई की उम्मीद करना बंद कर दें? देखिए, एक बात याद रखें कि आप सच्चाई की उम्मीद करते भी क्यों हैं। जो व्यूअर है, जो रीडर है, उसको खुद को सच्चाई को हंट करना पड़ेगा। और एक स्थिति वह आती है जब आप पढ़ पढ़ के समझने लग जाते हो कि कौन सी फैब्रिकेटेड न्यूज है, कौन सी सेमी फैब्रिकेटेड न्यूज है और कौन सी सच्ची न्यूज है। आप एक बात देखिए कि ये सब भी, चाहे वो लेफ्ट विंग मीडिया हो अमेरिकन या यूरोपियन, या राइट विंग मीडिया हो, वो है हम्म। उनके देश के प्रति लॉयल है। कुछ जो है वो ये सोचते हैं कि लेफ्ट विंग होके वो अपने देश का कल्याण कर रहे हैं, कुछ सोचते हैं कि राइट विंग होके अपने देश का कल्याण कर रहे हैं। ये वैसी ही बात है जो कुछ लोग बोलते हैं, मैं टोक देता हूँ उनको, कि फलाना अमेरिकन सेनेटर है, दे आर प्रो इंडिया बिकॉज दे सपोर्ट इंडिया। तो मैं बोलता हूँ नो, गलत फहमी है तुम्हारी। जो हमारा सपोर्ट कर रहा है वो भी प्रो इंडिया नहीं है, और जो हमारे खिलाफ बात कर रहा है वो भी प्रो इंडिया नहीं है, वो प्रो यूएसए है। क्योंकि उनको, जो सपोर्ट कर रहा है उसको लगता है कि सपोर्ट करके वो यूएसए का उद्धार कर रहा है, और जो
अपोज कर रहा है उसको लगता है उसका नेशनल बेनिफिट जो है, राष्ट्रहित जो जुड़ा है, हमको अपोज करने में है। इसी प्रकार से ये मीडिया भी है। अब देखिए कि अफगानिस्तान में जिस तरह से शर्मनाक स्थिति में अमेरिका छोड़ के गया, और मैं बार बार शर्मनाक बोलता हूँ क्योंकि वो चीजें याद रहेंगी कि अमेरिका के लिए जिन लोगों ने जान दी उनको छोड़ के चला गया। क्या उस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका इस तरह से छोड़ के गया? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या फिर राइट का वॉल स्ट्रीट जनरल इज डेफिनेटली राइट विंग, न्यूयॉर्क पोस्ट इज डेफिनेटली लेफ्ट विंग, कोई सा भी विंग उठा लो, क्या वो इस तरह से अमेरिका को दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। तो मीडिया जो होता है ना, उनके राष्ट्रहित कायम में जुड़े हैं, आपकी आर्म ट्विस्टिंग करने में, आर्म ट्विस्टिंग करके कुछ एक्सट्रैक्ट करने में, उनको कहां पर क्या बेनिफिट लेना, ये सब टूल्स होते हैं। आपने आपको उस समय भी कहा था, देयर वाज वन बिग तालिबानी लीडर, आज से सवा साल पहले की बात है, जब ज़ल्मे खलीलजाद काफी ज्यादा तालिबान से कतर में इंटरेक्ट कर रहे थे, इंटरेक्शन हो रहा था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद पता नहीं वो क्या था, सम हक्कानी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम हक्कानी, उसने ओपेड लिखा था। तो मैंने ये उस पर कहा था कि ये ओपेड एक हक्कानी जैसे व्यक्ति से, तालिबानी की तरफ से जो ओपेड लिखा गया है, ये अपने आप नहीं हुआ है, ये लिखवाया गया है और उसमें बैकिंग है वहां के स्टेट की, गवर्नमेंट की। तभी इट्स नॉट इजी कि आप ओपेड लिख दो, और वो भी तालिबान जिसको जब तक के उनका कोई डील पूरी नहीं हुई थी, जब उनसे उनकी तथाकथित शांति वार्ता चल रही थी अमेरिका की, उस समय ओपेड आना, मैंने कहा था कि अमेरिका बाहर निकलने वाला है शायद, और इसीलिए अब चीजें ये अलग रंग में दिखा रहे हैं। आप बताओ ना कि आप हक्कानी और या फिर कोई भी हो, वो बिरादर हो या इस टाइप के लोग जो हैं, उनको यदि आप ओपेड लिख पा रहे हो न्यूयॉर्क टाइम्स में, क्या आप और मैं लिख सकते हैं? हम तो नहीं लिख सकते, चाह के भी नहीं लिख सकते। फॉरगेट अस, क्या हमारा कोई मुख्यमंत्री लिख सकता है हिंदुस्तान का? नहीं लिख सकता। क्या क्या कोई अफ्रीका का, बोट्सवाना का या फिर माली का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लिख सकता है? नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता। तो ये लिखवाए जाते हैं। तो अपने अपने राष्ट्रहित को, उस समय किसकी सरकार थी? राइट विंग ट्रंप की सरकार थी। स्टिल न्यूयॉर्क टाइम्स में तालिबान के लोग ओपेड लिख रहे थे। तो ये सब माध्यम होते हैं जिसका उपयोग जो होता है अपने राष्ट्रहित को साधने के लिए किया जाता है। वी शुड नेवर फॉरगेट दिस थिंग। तो आप क्यों उम्मीद रखते हो न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट से? पढ़ो सबको, फिर एनालाइज करो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, और फिर एक समय के बाद आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी इतनी कि किस चीज को माने और क्या प्रोपेगेंडा है और क्या हकीकत है। चलिए, हम रेशियल जो रंग भेद की बात कर रहे थे, और शायद ये भी चीज एक रंग भेद से जुड़ी हुई है कि आज भी शायद हम सोचते हैं कि वेस्टर्न मीडिया जो लिखता है वही सच होगा, वही एक सही मायना है सरकार के कामों को देखने का। और तो आई थिंक अब हम साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रंग भेद की बात कर रहे हैं, हमारे भारत में भी वो काफी समय से है, शायद प्रैक्टिस में नहीं दिखता है, पर हमारे दिमागों में जरूर है। लेट मी डू अ मिथ बस्ट। अभी गुलरेज शेख बैठा है ना आपकी चैनल पर, किसी गोरे को बिठा लो, आपकी व्यूज देख लेना। नहीं, मैं गुलरेज शेख से खुश हूँ जी। तो मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, सब अपने आप को देखें। हम लोग अभी भी गुलामी की उस अवस्था में है जिसमें हमको गोरे व्यक्ति का सर्टिफिकेशन चाहिए। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस अवस्था से निकलना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि वो लोग आपकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करें, आपको जलील नहीं करें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, तो व्हाइट सर्टिफिकेशन से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। और आज हमको क्यों चाहिए व्हाइट सर्टिफिकेशन? जी जी, बिल्कुल। चलिए, हम अभी आशा करते हैं कि जो हो रहा है साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहा है, वो जल्दी से जल्दी थम जाए, उनकी जान को, माल को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचे। सरकार जो भी कर रही है जल्दी करे, और हमारी शुभकामनाएं, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। और ये भी हम जाने की जो देश की जो बातें आती हैं कहीं से निकल के, वो जो लिखा होता है जरूरी नहीं है वो सच हो।
उसके अंदर बहुत सारे परतें होती हैं जो शायद मीडिया में नहीं आता है। तो आज हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ में ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका में और सरकार क्या कर रही है, क्यों हो रहा है जो हो रहा है सो, और कोशिश हम यही करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी से कोई कदम उठाए और वो जो भी हैं अगर साउथ अफ्रीका में रहना चाहते हैं तो वहां पे सुरक्षित रहे, वापस आना चाहते हैं तो यहाँ सुरक्षित रहे। बस कितनी हमारी दुआ है उनके लिए, क्योंकि ये तो एक भारतीय को दुख सुन के बहुत दुख होता है कि इतने दूर कोई है और उस पे हमले हो रहे हैं और आप और मैं कुछ कर नहीं सकते सिवाय ये सोचने के और ये आशा करने की कि सरकार एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। तो थैंक यू सो नमस्कार, मच। जय हिंद। जय हिंद।